हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 लाइफ प्रोसेस के बारे में और ये मेरा पहला लेक्चर है। अगर आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ रहा है सर लाइफ प्रोसेस। तो ये क्या है? तो देखो, लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस सिंपल सा चीज़ अगर हम कहें तो हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए जो भी टास्क किए जा रहे हैं या फिर हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं, जो भी टास्क किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, फिर जब पच गया तो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे अंदर हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये सारी चीज़ क्या कराएगी सर? हमारे बॉडी को सही बनाएगा। तो यही है लाइफ प्रोसेस। हाँ सर, तो अब बात करते हैं किस चीज़ की? फिजियोलॉजी। तो सर फिजियोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जैसे हम लोग सेल पढ़ते हैं सर, तो उसका क्या कहते हैं कि साइटोलॉजी, है ना। साइटोलॉजी में सेल की पढ़ाई होती है, वैसे ही लाइफ प्रोसेस की पढ़ाई किस में होगी सर? फिजियोलॉजी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अब क्या आ रहा है? अब आता है एक टर्म जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब क्या है कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन, ग्रोथ, सारा चीज़ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी होता है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि सर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो सिंपल सा बात है सर कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बात समझ में? इसके क्या होते हैं सर कि मेटाबॉलिज्म के टोटल दो टाइप होते हैं। पहला होता है सर एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है सर कैटाबॉलिज्म। अब बात यह आएगी कि भैया ये क्या है, ये क्या चीज़ है? तो एनाबॉलिज्म क्या है सर? कोई भी सिंपल सी चीज़ को कॉम्प्लेक्स चीज़ में कन्वर्ट करेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या देखते हैं? फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि सिंपल सा चीज़ है। जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है ना, दोनों को मिला के क्या बनाया सर? सर स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है ना। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कितना ये कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बनी। पर यही अगर कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर चीज़ में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है सर? अब जैसे मान लो कि आप खाना खाए हो, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो तो हम लोग को क्या ना, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है सर? वो क्या करता है ना कि एक हीट पैदा करता है, एक बर्निंग प्रोसेस पैदा करता है, जिससे क्या होता है ना कि हमारा जो फूड है ना वो और टूटता है, ठीक है। तो क्या हो गया सर? जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स था, वो क्या हो गया? सिंपलर फॉर्म में आ गया। तो कौन हेल्प किया? रेस्पायरेशन, ठीक है। और प्रोसेस क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। आगे चलते हैं सर। तो आगे क्या है? लाइफ प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं? देखिए सर, लाइफ प्रोसेस टोटल कितने हैं? 7 तरीके के। कौन कौन? मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ। तो अभी हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है न्यूट्रिशन। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। हाँ, तो बात कर रहे हैं हम लोग सर न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है सर? न्यूट्रिशन वही होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना क्या करता है? ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। अब कैसे भी करे, या तो वो खुद से बना ले या फिर किसी पे डिपेंड है तो उससे अपना खाना ऑब्टेन करे। जैसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं सर, प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप है सर, अपना खुद खाना बनाएगा विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट अगर वहीं पर बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल हमेशा डिपेंडेंट है सर। वो डिपेंड रहेगा किसी पे, ठीक है, कि उसको खाना कहीं से मिलेगा, चाहे वो कोई एनिमल को मार के खा ले या फिर प्लांट के फ्रूट्स को खा ले। बात करते हैं कि जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स है, तो उनके लिए इसेंशियल मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो 6 टोटल मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं सर। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन और वाटर, ठीक है। ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोग को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं सर कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, यानी 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है सर? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है सर जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 और वाटर को लेकर उसको यूटिलाइज करके उसको ऑर्गेनिक फूड बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हम लोग तो करेंगे नहीं, तो कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या कहेंगे? हम लोग उनको कहेंगे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। बट वहीं पर बात करें तो जो डिपेंड है, जो खुद अपना खाना नहीं बना सकता है, अब ये नहीं कि किचन में घुस के खाना बना ले, वो नहीं, जो अपने से अपना खाना नहीं बना सकता है वो किस में आता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स वाले में, ठीक है। और उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, राइट। जैसे हम लोग, ठीक है, जैसे गाय भी हो गई, जैसे फंगी है वो भी हो गया, है ना, सब। चलो आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या है भैया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं सर? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, ठीक है, वो क्या करते क्या हैं भैया? देखो सिंपल
इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके उसको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये करते कैसे हैं? तो फोटोसिंथेसिस के मदद से करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सर? बच्चा एक डिफिनेशन रटा हुआ होता है सर। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये बच्चा रटे हुए होता है, बट यहाँ पर मैंने कुछ अलग लिखा है, तो आप उसको याद करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे आगे कि ये भी दो तरह के होते हैं। तो कौन कौन, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से दो तरह के होते हैं। पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब सर, फोटो पकड़ लो, फोटो माने होता है लाइट। तो जिन ऑर्गेनिज्म को लाइट की प्रेजेंसी भैया एकदम नेसेसरली रिक्वायर्ड है, मतलब लाइट नहीं तो उनका जिंदगी नहीं है सर, समझें। तो अगर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो किस में आएंगे सर? वो फोटो ऑटोट्रॉपिक, जैसे यूग्लेना और एल्गी। ठीक है, बट अगर बात करें कैमो ऑटोट्रॉपिक यानी केमिकल रिएक्शन वाले, तो उनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मतलब जिनको केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है, जैसे नाइट्रोबैक्टर। क्या करता है सर? आपको पता है N2 साइकिल जो परफॉर्म होता है प्लांट के अंदर, उसको नाइट्रोबैक्टर ही परफॉर्म करता है, वो कन्वर्ट करता है सर। ठीक है, नाइट्राइट्स में। तो नाइट्रोबैक्टर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। केमो ऑटोट्रॉपिक आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब देखो, जैसा है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो ये फिगर बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए मैंने दिया है कि हो क्या रहा है। देखो, एनर्जी मिल रहा है, सनलाइट से मिल रहा है ना, और CO2 भी मिल रहा है इसको, पानी नीचे से देखो मिल रहा है, सॉरी। तो इससे क्या हुआ? इससे 6CO2 + 6H2O क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया सर। ठीक है, मतलब चीनी ही का फॉर्मेशन है, और ऑक्सीजन को लिबरेट किया, जो कि हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आगे भी हम लोग देखेंगे। तो जहाँ तक बात है सर कि देखिए, एकदम सुंदर सुंदर सा इक्वेशन है जो अभी हम लोग ने देखा, बिल्कुल वही इक्वेशन है, इसको रटो या याद रखो, जो करना है आपको करना है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस हो सकता है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब कौन से रॉ मटेरियल चाहिए जो फोटोसिंथेसिस करवाएगा? सिंपल है, सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल उसके पास खुद होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। CO2 चाहिए, क्यों भैया? CO2 आएगा, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये फॉलो होगा, तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए सर। पानी क्यों चाहिए सर? उसके अंदर जो, मतलब पानी के साथ साथ जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि रूट से ले रहा है ना, पानी तो रूट से ही ले रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पौधा में पानी डालते हैं, तो कहाँ डालते हो? पौधा के ऊपर तो डालोगे नहीं, ऑब्वियसली मिट्टी पे डालोगे। तो मिट्टी के अंदर क्या है कि पानी के अंदर ना नाइट्रोजन या फॉस्फोरस जैसी चीज़ घुल जाते हैं। जैसे हम अभी आपको बताए होंगे, नाइट्रोबैक्टर का एग्जाम्पल दिए होंगे। ठीक है, तो वो घुल जाता है, तो वो क्या मिला? वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो कि रॉ मटेरियल, इसेंशियल रॉ मटेरियल जो किसको मिला? प्लांट को मिला। ठीक है, तभी ना टूटेगा, मतलब तभी तो फोटोलाइसिस होगा, तभी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटेगा। H2O को जब ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोलाइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो भैया देखो, क्लोरोप्लास्ट वही चीज़ है जो क्लोरोफिल को कंटेन रखता है, मतलब कोई भी चीज़ को यही कंटेन रखेगा। अब बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे पत्ता का कलर देखते हो ना, कभी भूरा, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल, तो ये सारा इसी के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी वही सारी चीज़ें, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब स्टोमाटा खुलेगा तब। दूसरा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होकर पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। तीसरा, उसी को जब फर्दर प्रोसेस आगे चलेगा तो उसमें क्या होगा सर? रिडक्शन होगा, जिसमें CO2 क्या बनेगा सर? कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, वही C6H12O6 यही बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमको क्या पता है सर? दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट और एक डार्क। तो लाइट में देखते हैं, लाइट में क्या हो गया सर? क्लोरोफिल जो है उस पर कौन सा एनर्जी पड़ा? लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी पड़ा, तो क्लोरोफिल तुरंत हो गया एक्टिवेट। अब जैसे एक्टिवेट हुआ तो कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या किया? वो आई की तरफ रिलीज कर दिया। ठीक है, अब जब रिलीज किया तो ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो भैया ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में एनर्जी हो जाता है स्टोर। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और यही फर्दर जाएगा कहाँ? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करने के लिए, क्योंकि जो एनर्जी थोड़ा सा बचा
वो अब क्या करेगा, अब वो करेगा कि भैया अब वो पानी को तोड़ेगा, पानी को तोड़कर ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, और जो 4H+ आपको दिख रहा है वो तो बच गया, तो वो बच गया तो वो फिर आगे फर्दर जाएगा रिएक्शन कर। अब वो आगे जब फर्दर रिएक्शन करेगा तो किसके साथ करेगा सर, 2NADP। अब NADP क्या होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन का बंडल होता है, मान लो आप, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बंडल होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास कम क्वांटिटी में होते हैं, पर जैसे ही वो बचे हुए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ता है वो क्या होता है, मतलब उसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। यानी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या है सर, फोटोसिंथेसिस है आप लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हो, बस, और कुछ नहीं। अब चलते हैं हम लोग किस पे, डार्क रिएक्शन। अब देखो डार्क रिएक्शन क्या है, तो डार्क रिएक्शन में देखो कुछ भी इतना दिमाग अपना ख़राब नहीं करना। डार्क रिएक्शन में सिंपल सा है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें लाइट का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, और उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है सर, वो कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस से, तो उसी को डार्क रिएक्शन कहते हैं। और कुछ भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ओके, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर कि स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, अरे भैया स्टोमाटा टाइनी पोर होता है, छेद होता है छोटा छोटा, कहाँ पाया जाता है सर, पत्ते के सरफेस पे पाया जाता है। फंक्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन में लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब ऑक्सीजन बाहर जाएगा, CO2 अंदर आएगा, और क्या ट्रांसपिरेशन यानी वाटर वेपर को बाहर की तरफ जो रिलीज करता है वो भी यही स्टोमाटा ही करता है। ये फिगर देख लो, 100x जूम वाला फिगर है ये। उसके साथ ही साथ ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इस पे बात करते हैं। तो अब देखते हैं क्या है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। होते हैं भैया 3 तरह के, पहला होलोजोइक, दूसरा सेप्रोफाइटिक, तीसरा पैरासिटिक। होलोजोइक क्या होता है, क्या लिखा हुआ है सर, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे अमीबा कैसे होता है, कोई फूड आया उसके तरफ घेरा बना के उसको खींच लेता है, ठीक है, तो क्या हुआ, और जैसे हम लोग भी तो वही करते हैं ना, हम लोग क्या खाना खाते हैं ना। दूसरा है सेप्रोफाइटिक, ये क्या सर, जो मतलब मरा हुआ या फिर जो भी पट्टी वट्टी होता है उन सब पे जो फीड करता है वो होता है सेप्रोफाइटिक। तीसरा आते हैं सर पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या करता है सर, या तो आपके मतलब या तो वो बाहर से न्यूट्रिएंट लेगा या तो अंदर से लेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि बाहर कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट के ऊपर कोई प्लांट लपेटे हुए, जैसे इस फिगर में देख लो, तो इस फिगर को देखो, इस फिगर में देखो कि प्लांट के ऊपर एक प्लांट है जो कि क्या कर रहा है, उसका न्यूट्रिएंट्स सक आउट कर रहा है। तो ये तो बाहर की तरफ होगी। अब अंदर की तरफ क्या, तो अंदर की तरफ क्या, प्लांट में नहीं एनिमल में देख लेते हैं। तो ये देख लो, तो ये क्या है, ये कोई पैरासाइट जो कि हमारे अंदर है, जो कि किस पे फीड करेगा, ब्लड पे फीड करेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं सर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब ऑर्गेनिज्म कैसे अपना खाना मतलब ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल की बात करते हैं सर, ठीक है, मतलब सरफेस पे से जहाँ पर भी पड़ा हुआ है बस वहाँ से ले लेगा फूड। एग्जाम्पल में कौन कौन है सर, अमीबा और पैरामीशियम। तो जिसमें से अमीबा के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है, जो कि इसका फूड कैप्चरिंग मेथड। हाँ, तो अब क्या करेगा, जैसे मान लो कि अमीबा को सरफेस पे फूड दिखा, ठीक है, तो वो उसके तरफ जाएगा और उसके तरफ क्या करेगा ना, मतलब अपना जो सेल है ना उसको पूरा फैला देगा। तो जब सेल फैलाएगा ना तो उसको तुमको देखने में लगेगा ना कि फुट जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पैर जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, सूडोपोडिया कहते हैं उसको, ठीक है, यानी फॉल्स फीट कहते हैं, ठीक है। अब क्या किया, घेरा बना लिया फूड के आसपास। तो अब क्या हुआ कि वो फूड हो गया कैप्चर हो गया। अब वो बन गया फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के अंदर लिया। अब क्या होता है ना कि इसका बॉडी उतना भैया हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, यानी सिंपल में। तो क्या किया, जितना ये पचा सकता है, जो सिंपल पचा सकता है सिंपल सब्सटेंस को, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज कर लेगा। जो नहीं पचाएगा उसको वापस से सरफेस पे फेंक देगा, ठीक है, क्लियर है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है इसमें। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि पैरामीशियम। तो पैरामीशियम कैसे लेगा सर, पैरामीशियम क्या होता है ना कि इसके जो ऑल ओवर बॉडी पे जो सीलिया आप देख रहे हो प्रेजेंट है, ये उसी से फूड को अपने अंदर लेगा, ठीक है। जो इसको मतलब जो सिंपल
सब्सटेंस जो इसके अंदर जा सकता है, डिफ्यूज़ हो सकता है, उसको करेगा और फिर बाकी चीज़ों को बाहर की तरफ निकाल देगा, जस्ट लाइक अमीबा, बट अमीबा सूडोपोडिया से लेता है, ये सीलिया से लेगा। ठीक है, तो स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन की अब बात कर लेंगे। तो कौन कौन सा आता है सर? इजेशन आता है यानी खाने वाला, डाइजेशन पचाने वाला, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करेगा ऑब्वियसली, एसिमिलेशन, और उसके बाद आता है सर इजेशन। इजेशन में क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो गया सर कीड़ा मकोड़ा सबका बात हो गया है, तो अब चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स पे। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स कैसे करता है सर? ठीक है, तो दो तरीके से कंप्राइजेस होते हैं सर, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स की। तो क्या आता है सर? माउथ आता है। ठीक है, माउथ मतलब जहाँ हम लोग फूड लेते हैं। ठीक है, पूरा बकल कैविटी है। उसके बाद आता है सर टीथ। टीथ किस चीज़ के लिए काम करता है सर? च्यूइंग, ग्राइंडिंग के लिए फूड को। ठीक है, और टंग किस लिए सर? टंग क्या करेगा? रोल करेगा उसको, फिर फूड को टेस्ट करेगा, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, क्या करेगा, फिर उसको बोलस के फॉर्म में मतलब गोल फॉर्म में करके, और क्या हेल्प करेगा हमको कि हम लोग अच्छा से स्वेल कर पाए, मतलब ओएसोफेगस पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, अच्छे से स्पिन होते हुए वो स्वेल हो जाए। अब जब हम माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें टीथ के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। तो टीथ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे सर? देखिए, हमारा टीथ क्या होता है सर? हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट कहने का मतलब सर कि जो चार तरीके का कंसिस्ट है ना, तो इसीलिए हेट्रोडोंट कहते हैं उसको, मतलब चार तरीके के टीथ होते हैं हमारे पास, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। वैसे होते पांच है, पर पांचवा का कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोग का जो टीथ होता है वो डाइफेओडोंट होता है, मतलब कि दो बार निकलता है ना सर। एक बार दूध का दांत निकलता है ना, जो 20 को निकलता है, एक होता है कि परमानेंट टीथ जो कि 32 को होता है, 28 को ऐसे, और 4 को विजडम टीथ जिसका कोई अब काम नहीं है। ये काम अर्ली मैन का था, तो अर्ली मैन के बाद अब कोई काम नहीं रह गया इसका। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो डेंटल फार्मूला सर आपको याद रखना है, जिसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का रेशियो दिया हुआ है 2:1:3। ये अपर और लोअर दोनों ही में होगा। ठीक है, अगर पूरे टीथ का आपको निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ऊपर नीचे दोनों को, तो आपके पास आएगा 4246, ऊपर में भी 4246, नीचे में भी, मतलब 16/16 यानी 16/16, मतलब टोटल 32 दांत हो गए सर, ऊपर नीचे मिलाकर आपके। तो ये जरूर याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछता है ये। अब टीथ के बारे में हो गया, तो सर टंग भी देख लेते हैं। तो टंग में सर यहाँ पर आपको बस चार्ट दिखाया गया है कि कहाँ पर कड़वा टेस्ट होता है, कहाँ पर खट्टा, कहाँ पर नमकीन और कहाँ पर मीठा। ठीक है, तो इसको भी जरा आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। भैया हाँ, खाना को हम चिवा लिए, ठीक है, रोल वोल कर लिए, सब कर लिए, बट उसमें हेल्प किसने किया? रोल अपने आप तो होगा नहीं, जब तक मॉइस्चर होगा नहीं तब तक हमको पता है कि बोलस फॉर्म में आएगा नहीं, मतलब गोल, जैसे गोल होता है ना छोटा छोटा पिन बॉल, उस टाइप से आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको लाने का काम कौन कर रहा है सर? सलाइवा। अब सलाइवा कहाँ से आता है सर? सलेवरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, अब सलेवरी ग्लैंड क्या करता है सर? सलाइवा सिक्रीट करता है। इसमें ये करता है क्या है कि जो स्टार्च होते हैं ना, मतलब जो जैसे रोटी खा रहे हो तो तुमको रोटी मीठा लगता है, एक बार में जब चिबाओगे, बहुत देर तक चिबाओगे, सलाइवा मिल जाएगा तो क्या लगा? मीठा लगा। क्या होता है सर? माल्टोज होता है, उसमें स्टार्च हुआ, वो क्या हुआ सर? सेलेवरी एमाइलेज, जो सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो क्या किया? उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद शुगर के फॉर्म में आपको बदल के दिया, इसीलिए मीठा लगता है। इसके बाद सर जब बोलस के फॉर्म में बन गया तो कहाँ जाएगा सर? ओइसोफेगस से जाएगा पेट में। तो ओइसोफेगस से पेट में कैसे जाएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से सर, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा किसका? ओइसोफेगस मसल का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं स्टोमक का, ठीक है, तो स्टोमक के अंदर भैया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या पता है ना? तो स्टोमक के अंदर क्या होता है सर? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, जिससे आगे फर्दर हम अभी देखेंगे एक चार्ट पे। तो जैसा कि हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं सर, यहाँ पर 3 चीज़ मेंशन है गैस्ट्रिक जूस का, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या क्या है सर? पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। ओके, सो पेप्सिन क्या कर रहा है सर? पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? प्रोटीन को मतलब तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा एचसीएल। एचसीएल क्या करता है सर? एचसीएल जो होता है ना, वो फूड के साथ मिक्स होकर उसके अंदर से न्यूट्रिटिव जूस को एक्सक्रीट करता है सर, मतलब उस जूस को निकालता है। क्यों? ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। दूसरा म्यूकस। अब म्यूकस का बड़ा रोल है सर यहाँ पर। ये जो म्यूकस, इसका रोल इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है ना, ये इनर लाइनिंग जो होता है, मतलब स्टोमक के ऊपर ना एक सब म्यूकोसल लेयर चढ़ा देता है।
जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो हुआ क्या कि HCl क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में बट एसिडिक है ना, तो फूड के साथ मिलने पे, फूड में सॉल्ट और स्पाइसेस होते हैं, तो उसके साथ मिलने पे वो एक बहुत ज़्यादा लेवल पे एसिडिक हो जाता है HCl। तो उससे क्या हो सकता है कि, तो उससे क्या होगा कि एसिडिक मीडियम अगर ज़्यादा हुआ तो पेट को ना पूरा खखोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए क्या किया कि एक बेसिक लेयर अगर है और एक एसिडिक अगर लेयर आ रहा है या एसिडिक मीडियम आ रहा है, तो बेस प्लस एसिड हमको क्या पता है सर, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारा पेट के अंदर ये जो म्यूकस है, ये सब म्यूकोसल लेयर इसीलिए बनाता है ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो हाँ, एक चीज़ मेरे से छूट गया, स्टोमक जो होता है वो सर जे शेप्ड का होता है, ठीक है। तो जे शेप्ड ऑर्गन है। खैर, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन असल में स्मॉल नहीं होता है, बस इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि लेंथ से तो बहुत लंबा है, पर जब इसका ब्रॉडनेस अगर देखा जाए तो ब्रॉडनेस बहुत कम है इसका, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन उसके ब्रॉडनेस के कारण बोला जाता है। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जब देख रहे हैं तो इसमें एक यू शेप्ड यानी हॉर्स शू शेप्ड ऑर्गन आएगा जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। फिर इसी का एक और पार्ट है जेजुनम, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखता है। विली, अब विली क्या करता है सर, विली जो होता है वो जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिटिव जूस होता है उसको कैप्चर करता है, मतलब उसको पकड़ता है, ठीक है। अब जो बच जाता है वो कौन करता है सर, इलियम काम करता है, बचा हुआ काम, ठीक है। तो क्लब शेप्ड विली, मतलब आप कह सकते हो कि छोटा छोटा एकदम माइक्रो विली टाइप होता है, ठीक है। और इलियम जो होता है ना सर, वो मशरूम शेप्ड होता है, तो जो बाकी बचा कुचा न्यूट्रिशन है वो इलियम कैप्चर करके इसको ख़त्म करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जहाँ तक बात है कि इंटेस्टाइनल एंजाइम, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट, जो कि हमारे बॉडी के मेन 3 एसेंशियल चीज़ को अलग अलग चीज़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में लाना है हमको, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, याद होगा ना, कैटाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा फैट्स को किस में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और तीसरा प्रोटीन जो होता है सर, वो कभी प्रोटीन के फॉर्म में नहीं, अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं। है कि एलिमेंट्री तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जब एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे तो अब क्या क्या भैया, कौन सा सिक्रीशन कहाँ से आएगा, ठीक है, और क्या काम करेगा। तो लीवर से सर बाइल जूस आएगा। बाइल जूस क्या करेगा सर, इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है ना सर कि लार्ज फैट जो होता है ना, फैट ग्लोब्यूल्स, वो स्मॉल, मतलब लार्ज पार्ट जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। अब यहीं पर से अगर बात करेंगे सर पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज क्या करेगा सर, पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, जिसमें से 2 चीज़ें निकलेंगी, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा सर, जो प्रोटीन है जो मैंने अभी बताया उसको पेप्टोन्स में चेंज कर देगा, और लाइपेज क्या करेगा सर, फैट को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड जो मैंने बताया आपको उसमें चेंज कर देगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर अगर समझ में आ रही है सर तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर से। अभी मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन के बारे में। तो इमल्सिफिकेशन के यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस, ठीक है, क्लियर आपको। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में जब आ रहे हैं सर तो क्या करेगा सर, लार्ज इंटेस्टाइन में विली होता है प्रेजेंट, ठीक है, विली एंड माइक्रो विली दोनों होते हैं, जो क्या करते हैं सर, जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सर, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ खाना है उसको, मतलब जो डाइजेस्टेड है अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। उस प्रोसेस को आपको ये पता है सर इजेशन कहते हैं। किसके थ्रू निकलता है सर, एनस, असल में रेक्टम के थ्रू निकलता है, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 भाग में डिवाइडेड होता है, केकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम ही जो है वो एनस के बाहर का साइड होता है, ठीक है, एनस के बाहर का साइड होता है रेक्टम। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया है कंप्लीट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। एक मिनट, अभी ये मैं पूरा ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मुझको बताना है जो है इकोलाई के बारे में। तो चलिए उसके बारे में भी जान ही लेते हैं। अब जहाँ तक बात है इकोलाई यानी इचीरिया कोली के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत बार इसको अगर सुना भी होगा, तो ज़्यादातर लोग क्या चीज़ में इसको सुनते हैं, बीमारी हो गया इकोलाई बिकोलाई। सर वो दूसरी चीज़ है। ये जो इकोलाई है ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमको कोई हार्म नहीं पहुंचाता, मतलब ये बोलता है भैया तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। अब कैसे, ये सिम्बायोटिक है बैक्टीरिया से,
ये हमारे अंदर होता है, बोलता है भाई मेरे को खाना चाहिए, बोला ठीक है, खाना किस में से लेगा सर, तो ये न्यूट्रिशन लेता है किस में से, अब क्यों है, क्या है कि मतलब जो हम लोग का डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो पूप, उसमें से ये क्या करता है सर, न्यूट्रिशन ले लेता है, जो इसको चाहिए, ले लिया। अब उससे क्या होता है, उससे इसका फ़ायदा हुआ कि इसका पेट भर गया। हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि पूप का सर वेट डिक्रीज हो गया। अब वेट डिक्रीज हुआ तो पूप बहुत अच्छे से बाहर की तरफ इजेक्ट हो पाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया। अभी और भी पार्ट्स इसके आना बाकी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो, बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं 1 घंटा तक भैया सेशन नहीं दे सकता हूँ। जो लोग दे सकते हैं वो दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना ईजिली पढ़ा सकूँ मैं उतना ईजिली कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।